हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 69 में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, और उसके बाद अपन DPD की बात करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोलाइसिस क्या है। अपन कहेंगे बेटा कि अतिप्रासरी विलयन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने यहाँ कहेंगे, अतिप्रासरी विलयन यानी बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अतिप्रासरी विलयन के प्रभाव में पादप कोशिका के जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के प्रभाव में पादप कोशिका के जीवद्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी बेटा जब किसी पादप कोशिका को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अतिप्रासरी विलयन वो होता है उस विलयन की सांद्रता कोशिका रस जो सेल सैप है, कोशिका द्रव्य उससे ज्यादा है, यानी उसका OP ज्यादा है, तो कोशिका से जल की हानि होगी, जल बाहर आएगा। तो एक बार के लिए तो थोड़ा कोशिका का आकार कम होगा, लेकिन बाद में दृढ़ कोशिका भित्ति है वो तो वहीं रहेगी और अंदर से मेम्ब्रेन और जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा। तो उस घटना को आप क्या कहेंगे? जीवद्रव्य कुंचन। क्या कहेंगे बेटा? जीवद्रव्य कुंचन। यानी इस फॉर्म में अपन इसको अगर लिखें, भाई वही लाइन अगर इसको अपन इंग्लिश में लिखें कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट यानी जीवद्रव्य का सिकुड़ना अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके प्रभाव में? इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। तो ये बेटा प्लाज्मोलाइसिस है, समझ गए। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्लाज्मोलाइसिस की अपन बात करेंगे। मैंने कहा कि वहां से जो पादप कोशिका का जीवद्रव्य है वो सिकुड़ेगा, नहीं जल की हानि होगी। तो अपन कहते हैं बेटा कि जीवद्रव्य कुंचन के दौरान पादप कोशिका से जल की हानि इन लॉस ऑफ वाटर, जल की हानि, लॉस ऑफ वाटर, पहले साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव्य से, है ना, साइटोप्लाज्म से, एवं फिर वैक्यूल रसदानी से होती है। और ये बात सही है बेटा कि पादप कोशिका को जब आप अतिप्रासरी विलयन में रखोगे तो जल पहले कोशिका द्रव्य से बाहर आएगा, फिर किससे आएगा? वैक्यूल से। यस बेटा, तो यही तो आपकी घटना होगी, क्या? जीवद्रव्य कुंचन। यस बेटा, अब आप जानते हो कि जो जीवद्रव्य कुंचन है प्लाज्मोलाइसिस, वो केवल आप जानते हो बेटा कि यह केवल जीवित कोशिकाओं का लक्षण है, यानी बेटा लिविंग सेल्स में देखा जा सकता है, जीवित कोशिकाओं का लक्षण है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? जीवित कोशिकाओं में भी जो कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं, मेनली तो पादप या फिर फंजाई या जीवाणु, है ना, यानी कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाओं में ही ये देखने को मिलता है, संपन्न होता है। तो आप कहोगे बेटा कि ये केवल सेल वॉल युक्त
सेल वॉल युक्त सेल में ही संपन्न होता है। क्या बेटा? जीवद्रव्य कुंचन सेल वॉल युक्त सेल में ही संपन्न होता है। यस, तो उसमें पूरी इस घटना को देखा जा सकता है। और जंतु कोशिकाओं में, अगर जंतु कोशिकाओं को अपन अतिप्राश्रय में रखते हैं तो जंतु कोशिकाओं में इसके स्थान पे सिरिनेशन होता है ना बेटा? यानी पता ही नहीं चलता कहां से क्या सिकुड़ा, यानी बिल्कुल अनियमित आकृति, और वो इस घटना को आप क्या बोलते हो? सिरिनेशन होता है। तो जंतु कोशिकाओं में इसके स्थान पर क्या होता है बेटा? सिरिनेशन। यस बेटा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया कि देखो प्लाज्मोलाइसिस जो है, प्लाज्मोलाइसिस एक प्रतिवर्ती व उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यानी बेटा ये प्रतिवर्ती और उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रक्रम है। आप जानते हो बेटा कि आप समझ सकते हो कि जैसे एक नॉर्मल पादप कोशिका को, नॉर्मल प्लांट सेल को बेटा अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, हाइपरटोनिक में, अति प्राश्रय विलयन में, जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा, यानी वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी, जीवद्रव्य कुंचित। यस बेटा। तो इसको अपन ऐसे एरो दें, एक तरफ ऐसे, तो ये आपकी जो घटना हुई ये क्या होगी बताओ? प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन समय रहते हुए इस प्लाज्मोलाइज सेल को अगर आप वापस किस में रख दो? हाइपोटोनिक में, अल्पप्राश्रयी में, तो जल इसमें वापस एंटर करेगा और वापस कोशिका अपने आकार ले लेगी। तो फिर इसको आप क्या कहोगे? डीप्लाज्मोलाइसिस। बात को समझे? तो ये प्रतिवर्ती और उत्क्रमणीय प्रक्रम है। प्रतिवर्ती और क्या बेटा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। यस बेटा। और ये तभी होगा जब तक सेल लिविंग है, क्योंकि इसके द्वारा सेल की लिविंगनेस को भी पता लगाया जा सकता है, वो अपन इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे। यस बेटा। तो सीधी सी बात है और बिल्कुल सेल वॉल युक्त सेल में इसका प्रदर्शन होता है ना बेटा? क्योंकि ये वन तंत्र का एक कार्य है। जैसे अपन ने जब अल्पप्राश्रयी विलयन में वहाँ अपन ने स्पित दाब पढ़ा था, तब भी कहा था कि वो जो अतिरिक्त दाब है वो सेल वॉल युक्त सेल में संभव है, क्योंकि आरबीसी को तो अगर आप शुद्ध जल में या अल्पप्राश्रयी में तो फट जाएगी, और यहाँ अपन बात रहे कि अनियमित आकृति ले लेगी। तो यहाँ अपन रखते हैं हाइपरटोनिक में, अति प्राश्रयी में, तो ये भी अपन बात रहे कि पादप कोशिका का ही लक्षण है। यस बेटा। जीवद्रव्य कुंचन। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि अपन इस जीवद्रव्य कुंचन की अपन स्टेजेज की बात करेंगे, यानी जो स्टेजेज हैं इसकी, तो मैं आपको एक बिल्कुल आरेख बताऊंगा स्टेजेज का। पहले मैं आपको लेबलिंग करूंगा, आरेख बताऊंगा, और फिर मैं डायग्रामेटिक व्यू, तो उसमें टाइम नहीं लेके तो बिल्कुल मैं बना आपको 100% A1 चीज आपको सिखाता हूँ। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अपन आगे स्टेजेज की बात करेंगे, स्टेजेज की। तो हाँ, तो आप देखिए बेटा कि जीवद्रव्य कुंचन के लिए अपन ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यानी प्रायोगिक पदार्थ क्या लिया, और फिर जीवद्रव्य कुंचन की स्टेजेज यानी अवस्थाएं क्या हैं। तो देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन यहाँ बात करते हैं, बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे सारी अवस्थाएं जो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन, प्रायोगिक पदार्थ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अपन ने क्या लिया। कुछ साइंटिस्ट ने जब इस जीवद्रव्य कुंचन का अध्ययन किया था तो प्रायोगिक पदार्थ के रूप में या तो लीफ सेल ऑफ ट्रेडेस्केंसिया प्लांट, एक ट्रेडेस्केंसिया जो घास की तरह आता है, ट्रेडेस्केंसिया पादप की पर्ण कोशिका ली थी, पर्ण कोशिका, पत्ती की कोशिका, क्योंकि सामान्यतः वो शाखी कोशिका होती है। यस बेटा। पत्ती में द्वितीयक वृद्धि होती नहीं है, तो सरल उत्तकों वाली कोशिका होती है और सामान्यतः फुली होती है ना बेटा। तो ट्रेडेस्केंसिया पादप की कोशिका।
ट्रेडेस्केंस या पादप की कोशिका, मतलब पर्ण कोशिका। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्लांट सेल ली तो सेल वॉल थी और मेम्ब्रेन थी, यस बेटा। और उसके बाद में आप जानते हैं बेटा कि उसके अंदर वैक्यूल थी। क्या थी बेटा? वैक्यूल, यस। और अपने जल ग्रंथिल वर्णक पढ़े होंगे, एंथोसाइनिन रे पिगमेंट, वो थे। या फिर स्पायरोगायरा तंतु। स्पायरोगायरा तंतु जो पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक स्पाइरल होता है। क्या होता है? स्पाइरल। खैर नहीं, ये प्रायोगिक पदार्थ के रूप में लिए। किसके रूप में लिए बेटा? प्रायोगिक पदार्थ के रूप में। अब ध्यान से सुनना कि स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन की अवस्थाएं क्या होती है? स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन की अवस्थाएं क्या होती हैं? क्या क्या स्टेजेज हैं इसके अंदर? यस बेटा, आपने क्या कहा था कि जब किसी पादप कोशिका को तुम अति पराश्री विलयन में रखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उस अति पराश्री विलयन के प्रभाव से उसका जो जीवद्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया को आप प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। लेकिन वो तो ओवरऑल बात हो गई। अब उसमें स्टेजेज कितनी होती है? यस बेटा, तो देखिए सबसे पहले अपन एक नॉर्मल ट्रजिड सेल, क्योंकि आपने सामान्य पर्ण कोशिका ली है, तो सामान्य पर्ण कोशिका जो होती हैं वो अतिरिक्त जल को लेकर, जैसे दीर्घीकरण में या आप जैसे प्रसार में हेल्प करता है ट्रिगर प्रेशर, तो सामान्य जो पर्ण कोशिका होती है बेटा वो नॉर्मल ट्रजिड होती है। नॉर्मल ट्रजिड मतलब सामान्य स्फीत कोशिका। सामान्य स्फीत यानी उनका ट्रिगर प्रेशर, टीपी मैंने बताया है, ट्रिगर प्रेशर जो स्फीत दाब है, स्फीत दाब वो धनात्मक होता है। यानी थोड़ा सा कोशिका के अंदर अतिरिक्त जल है, थोड़ा सा कोशिका में अतिरिक्त जल है, तो यहाँ ट्रिगर प्रेशर धनात्मक है, तो ये ट्रिगर प्रेशर धनात्मक है, तो ये झिल्ली या फिर ये जो पूरा प्रोटोप्लास्ट इस सेल वॉल पे प्रेशर उत्पन्न कर रहा है, जिसको आपने कहा ना ट्रिगर प्रेशर। और ये जो आप जानते हैं कि टीपी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये प्रेशर लग रहा है। और ये जो भित्ति है ये विपरीत दिशा में उतनी मात्रा में, उतने ही परिमाण का ये वाल प्रेशर लगा रही है, क्योंकि टीपी पॉजिटिव होता है तो वाल प्रेशर भी क्या बताया था अपन ने? पॉजिटिव। तो बेटा एक सामान्य पादप कोशिका है, सामान्य स्फीत है, नॉर्मल ट्रिजिड है, तो उसका टीपी पॉजिटिव है, स्फीत दाब धनात्मक है, तो वाल प्रेशर भी क्या है? यस बेटा। अब आपने इस पादप कोशिका को किस में रख दिया? अति पराश्री विलयन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जैसे ही बेटा इस पादप कोशिका को आप अति पराश्री विलयन में रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते ही इस कोशिका से जल बाहर आएगा और पहले कोशिका द्रव्य से आएगा, है ना बेटा? पहले कोशिका द्रव्य से आएगा, है ना? फिर हो सकता है थोड़ा बहुत किससे आ जाए? वैक्यूल से आ जाए। तो इस कोशिका से जल बाहर आएगा ना, वाटर का लॉस होगा, क्योंकि आपने अतिपराश्री विलयन में रख दिया। और अतिपराश्री विलयन का जो ओपी है वो हाई होता है, तो जल की हानि होगी, कोशिका से जल बाहर आएगा बाह्य परासरण के कारण। किसके कारण बेटा? बाह्य परासरण के कारण। जैसे ही बेटा जल बाहर आएगा तो आपको मैंने बताया कि भाई उसके कारण जो वैक्यूल है या कोशिका का आकार थोड़ा बहुत घट जाता है, थोड़ा बहुत वैक्यूल या कोशिका का आकार घट जाता है। यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। ये प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था प्लाज्मोलाइसिस की पहली स्टेज है, जिसमें जल की कर्मिक हानि हो रही है, कर्मिक लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। तो टीपी, ये जो ट्रिगर प्रेशर है, जो अतिरिक्त फैलाव था, वो धीरे धीरे कर्मिक रूप से कम हो रहा है। और ये ट्रिगर प्रेशर धीरे धीरे कर्मिक ह्रास होते होते ये टीपी घटकर शून्य हो जाएगा। टीपी घटकर क्या हो जाएगा? शून्य। अब यहां पर इस कोशिका का ट्रिगर प्रेशर कितना हो गया बेटा? शून्य, क्योंकि जल की हानि हो गई, है ना? अब ट्रिगर प्रेशर शून्य होते ही ये सेल, मैं आपको बताऊं बेटा कि कर्मिक रूप से ये ट्रिगर प्रेशर पॉजिटिव था, तो कर्मिक रूप से इस टीपी में ट्रिगर प्रेशर में कमी होती गई, तो टीपी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये सेल क्या होगी? फ्लैसिड सेल, सलत कोशिका,
सलत कोशिका। यस बेटा, तो सलत कोशिका हो गई, क्योंकि टीपी क्रमिक रूप से ह्रास होते हुए, कम होते हुए, कि थोड़ा थोड़ा वाटर बाहर आ गया बाह्य परासरण के कारण, तो टीपी 0, तो फ्लैसिड सेल होगी सलत कोशिका। हो गई बेटा, है ना। लेकिन देखो अभी भी अपन बात रखी बेटा, जो कोशिका द्रव्य और जो झिल्ली है वो भित्ति के संपर्क में ही है ना बेटा। वो किसके संपर्क में, यानी जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के संपर्क में ही बना रहता है, बस इतना सा उस पर दबाव नहीं डालता। यहां दबाव डाल रहा था, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भित्ति पर दबाव डाल रहा था, टीपी धनात्मक था। जैसे ही अतिप्रासरी विलीन में रखा, बाह्य परासरण से जल की हानि हुई, पहले कोशिका द्रव्य से, फिर थोड़ा सा वैक्यूल से, तो कोशिका का और वैक्यूल का थोड़ा आकार घटा, तो ट्रिगर प्रेशर में क्रमिक रूप से कमी हुई, तो टीपी कम होते होते 0 पे आ गया। तो अब भी जीव द्रव्य भित्ति के संपर्क में ही है, लेकिन उस पर दबाव नहीं डालता। यस बेटा, तो आप कहोगे कि अभी भी जीव द्रव्य भित्ति के संपर्क में है, बस दबाव नहीं डालता, क्योंकि आपका टीपी क्या हो गया 0। लेकिन कोशिका से जल की हानि तो हुई, तो ये तो एक सीमा तक जो थोड़ा सा अतिरिक्त जलता वही हानि हुई। तो इस कंडीशन को आप कह दोगे पहली स्टेज, इसको आप कह दोगे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन। सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन हो गया बेटा। तो अभी तो टीपी पॉजिटिव से क्या हुआ 0, नॉर्मल टर्जिड सेल से क्या हुई फ्लैसिड सेल सलत कोशिका, थोड़ा सा कोशिका वैक्यूल का आकार घटा, लेकिन अभी भी जीवद्रव्य भित्ति के संपर्क में ही है, बस दबाव नहीं डाल रहा। यस बेटा, तो ये लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस हो गया, सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन। और जल की हानि से टीपी में क्रमिक ह्रास होते होते टीपी क्या हो गया 0। बोलो बेटा यस। अब आ जाइए, फिर भी आपने कोशिका को किस में रखा हाइपरटोनिक में। अब आपने कोशिका को हाइपरटोनिक में रखा, तो देखिए मतलब सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन के आगे भी लगातार बाह्य परासरण होगा, यानी सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन के आगे भी लगातार क्या होगा बाह्य परासरण, जल की और हानि होगी। और आपने कहा था कि साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल से और ज्यादा हानि होने लग जाएगी, तो क्रमिक रूप से जल की और हानि होगी। अब जल की और हानि होगी तो देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि बेटा अब जीवद्रव्य का आकार पुनः घट जाता है, जीवद्रव्य और सिकुड़ने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, भाई ये सेल वॉल ही तो है, ये मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल और ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन के आगे जब कोशिका को आपने अतिप्रासरी विलीन में रखा तो जीवद्रव्य पुनः सिकुड़ता है, जीवद्रव्य थोड़ा सा और सिकुड़ता है। लेकिन ये जो भित्ति है, भित्ति दृढ़ है। आपने कहा था कि भित्ति तो क्या होती है दृढ़ होती है। यस बेटा, तो कोशिका भित्ति अधिक संकुचित नहीं हो सकती, कोशिका भित्ति अधिक संकुचित नहीं हो सकती। अब कोशिका भित्ति अधिक संकुचित नहीं हो सकती तो जो जीवद्रव्य है वो कोणों से सर्वप्रथम कोणों से पृथक होने लग जाएगा, यानी कोणों से जगह छोड़ने लग जाएगा, जीवद्रव्य कोणों से सिकुड़ने लग जाएगा। लग गया बेटा सिकुड़ने, क्योंकि पानी की और क्रमिक रूप से क्या हुई हानि हुई। अब पानी की क्रमिक रूप से हानि हुई, वाटर का लॉस हुआ एक्सोस्मोसिस से, एक्सोस्मोसिस से बाह्य परासरण से। अच्छा बेटा हो गया। अब टीपी 0 से, तो टीपी तो 0 हो गया था, अब टीपी 0 से किस में चला जाएगा बताओ नेगेटिव में, टीपी की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा टीपी क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ये लो जी बेटा, और ये कोणों से पृथक हो जाएगा जीवद्रव्य, जीवद्रव्य कोणों से पृथक। तो आप क्या कहोगे प्रोटोप्लास्ट थोड़ा सा संकुचित कोणों से। सबसे पहले तो आप कहोगे कि जीवद्रव्य कोणों से पृथक हो गया बेटा पृथक, और टीपी नेगेटिव में चला गया। यस बेटा, अब नेगेटिव में चला गया तो ये आप जानते हैं
कि जीवद्रव्य का आपको स्पष्ट सिकुड़ना चालू हो गया, तो ये दूसरी स्टेज है। और ये दूसरी स्टेज जो है इसको अपन बात बड़ा कि लिमिटिंग के बाद में इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस यानी प्रारंभक जीवद्रव्य कुंचन, प्रारंभक जीवद्रव्य कुंचन। ये लो बेटा, हो गया प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। यस, अब ध्यान देना कि ये कोणों पे जगह छूट गई तो यहाँ स्पेस हो गया ना, स्पेस हो गया। और आपको पता है कोशिका भित्ति तो पारगम्य होती है विलेय और विलायक दोनों के लिए, पहले यहाँ स्पेस ही नहीं था। ये देखो, ये जीवद्रव्य झिल्ली इस कोशिका भित्ति से लगी हुई थी, स्पेस ही नहीं था। यहाँ तो दबाव था, यहाँ दबाव नहीं था लेकिन लगी हुई तो थी, तो स्पेस ही नहीं था। अब यहाँ स्पेस मिल गया, जगह मिल गई, तो भित्ति तो पारगम्य होती है। भित्ति तो क्या होती है? पारगम्य। तो फिर भित्ति पारगम्य होती है तो ये अतिप्रासरी विलयन भित्ति और झिल्ली के बीच, ये जो जगह है ना भित्ति और झिल्ली के बीच, यहाँ ये भर जाएगा अतिप्रासरी विलयन। बात को समझे? और इसको आप कहते हो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस यानी प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। बात को समझे बेटा? ये प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन में टीपी घट जाता है और नेगेटिव हो गया थोड़ा सा। बात को समझे? और जीवद्रव्य कोणों से पृथक हो गया, समझे? यहाँ जो स्पेस रहा, स्पेस में थोड़ा सा हाइपरटोनिक, कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच हाइपरटोनिक भर गया। क्लियर बेटा? अरे बोलो क्लियर? अब आप जानते हो कि फिर भी आपने इस कोशिका को किसमें रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अतिप्रासरी विलयन में। अतिप्रासरी विलयन में रखा तो वो तो एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण तो जारी रहेगा, जल की हानि तो होती रहेगी। अब जल की हानि होती रहेगी तो ये जीवद्रव्य कुंचन की अंतिम अवस्था है और बिल्कुल जीवद्रव्य संकुचित होकर गोलाकार हो जाता है। तो जीवद्रव्य संकुचित होकर गोलाकार हो गया, संकुचित होकर क्या हो गया बेटा? गोलाकार। यस, ये पूर्ण हो गया जीवद्रव्य कुंचन। और आप जानते हैं कि सिकुड़ कर ये गोलाकार हो गया, ये जीवद्रव्य कुंचन, ये भित्ति रह गई यहाँ पे, ये भित्ति सेल वाल, और ये जीवद्रव्य पूरा सिकुड़ गया। ये बीच में जो स्पेस मिल गया, ये स्पेस, ये मेम्ब्रेन तो यहाँ आ गई सिकुड़ के, ये मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वाल यहाँ रह गई। और ये जो बीच में स्पेस है, ये स्पेस रह गया। यहाँ पे आप जानते हो कौन सा सॉल्यूशन भर गया? अतिप्रासरी। और अतिप्रासरी विलयन हाइपरटोनिक भर गया तो अच्छे से ये सिकुड़ कर गोलाकार हो गई। यस बेटा? तो ये आप जानते हो कि इस प्लाज्मोलाइसिस की जो थर्ड स्टेज है, इसकी थर्ड स्टेज है, यानी इसको आप बोलते हो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हो? एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। यस बेटा? यानी प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन। ये थर्ड आपकी हो गई प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन। बात को समझ रहे हैं? तो ये एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है? तो ये पूरी घटना आपको मैंने प्लाज्मोलाइसिस की इवेंट टू इवेंट, लाइन टू लाइन बेटा मैंने आपको ये पूरी घटना बता दी। बात को समझ रहे हो? क्लियर है? और इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली लिमिटिंग स्टेज होती है जब टीपी धनात्मक से केवल 0 होता है, जीवद्रव्य भित्ति से लगा होता है, बस दबाव नहीं डालता। फिर आपकी इंसिपिएंट होती प्रारंभक कि अब और हानि होती है तो फिर टीपी नकारात्मक होता है थोड़ा बहुत, और जीवद्रव्य थोड़ा बहुत सिकुड़ता है, भित्ति संकुचित हो नहीं सकती तो भित्ति अपनी जगह रहेगी, जीवद्रव्य सिकुड़ेगा कोणों से तो कोणों से पृथक हो जाएगा, तो टीपी थोड़ा नेगेटिव, उसको आप कहोगे इंसिपिएंट। फिर आप और भी हाइपरटोनिक में रखते हो तो लगातार और लॉस होगा, तो जीवद्रव्य सिकुड़कर गोलाकार हो जाएगा और भित्ति झिल्ली के बीच अतिप्रासरी विलयन भर गया। यस, ये प्रत्यक्ष एविडेंट। और यहाँ टीपी बहुत ज्यादा क्या हो गया? नेगेटिव, अत्यधिक नकारात्मक हो गया टीपी। यानी यहां पर आप समझ सकते हो बेटा कि टीपी जो ट्रिगर प्रेशर है बहुत ज्यादा ऋणात्मक हो गया। किसमें? एविडेंट में। और वो आपका है प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन। बात को समझ रहे हो बेटा? क्लियर है? तो ये आपकी स्टेजेस इतनी मस्त इस रूप में मैंने आपको बना दी।
क्लियर। अब इसको मैं इस वे में और लिख देता हूं कि भाई जैसे कौन सा कब होता है आपका जो प्लाज्मोलाइसिस की स्टेज है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, और कैसे देखो बेटा अपन सेल की यहां लिविंगनेस का पता लगाएंगे, कैसे अपन उसके ओपी का मापन कर लेंगे, ये सारी बात मैं आपको यहां पर बताता हूं। यानी बेटा देखिएगा, इसमें अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टेजेस देते हैं, आपने क्या कहा, बस यही तो बात कही ना आपने कि भाई आपके पास में नॉर्मल प्लांट सेल थी, नॉर्मल प्लांट सेल, सामान्य पादप कोशिका जैसे पर्ण कोशिका होती है, तो वो जानते हो नॉर्मल टर्जिड होती है। नॉर्मल टर्जिड का मीन, या फिर अपन ऐसे कह दें पार्शियली टर्जिड होती है वो। तो देखिए बेटा, नॉर्मल प्लांट सेल तो वो क्या होती है, पार्शियली टर्जिड, यानी सामान्य स्फीत कोशिका होती है वो। जैसे मैंने कहा ना प्रण कोशिका तो सामान्य स्फीत होती है, क्योंकि आपने कहा था कि थोड़ा सा ट्रिगर प्रेशर होता है जो पादप अंगों की शेप को मेंटेन करता है, आकृति को बनाए रखता है ना, जो शाखी भाग होते हैं। तो इसका टीपी क्या होता है, धनात्मक, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, धनात्मक। यस बेटा, आपने इस नॉर्मल प्लांट सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, अति प्रासरी विलयन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यस बेटा, अति प्रासरी विलयन में जब उसको आपने रखा तो एक्जोस्मोसिस बाह्य परासरण से जल की हानि हुई, पहले कोशिका द्रव्य से और फिर वैक्यूल से, तो थोड़ा सा कोशिका का भी और वैक्यूल का आकार घटा। यस बेटा, और जल की हानि से टीपी में क्रमिक रूप से कमी हुई, और क्रमिक रूप से कमी होते होते ये टीपी क्या हो जाएगा, जीरो। टीपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो आपकी पहली स्टेज पूरी होगी, यानी लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो पहली स्टेज आपकी पूरी होगी, यानी सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन, और ये टीपी प्लस से यहां टीपी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, जब टीपी जीरो हो गया तो सेल सामान्य स्फीत से आप जानते हैं कि सलत कोशिका हो गई, सलत कोशिका फ्लैसिड सेल। और फ्लैसिड सेल आपने ऐसी बताई कि ऐसी सेल जिसमें जीवद्रव्य भित्ति से संपर्क में रहेगा लेकिन उस पर दबाव नहीं डालेगा, तो फ्लैसिड सेल होगी, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है बेटा, फिर भी देखो आपने जब टीपी जीरो हो गया, सलत को जब फ्लैसिड सेल हो गई, अब वो जीवद्रव्य उस पर दबाव नहीं डाल रहा, तो ये तो थोड़ी बहुत हानि हुई जल की, जो अतिरिक्त जल था। अब देखिए फिर भी आपने उस सेल को आगे भी किस सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक में ही रखा, हाइपरटोनिक। आप मान नहीं रहे हो, हाइपरटोनिक में ही रख रहे हो भाई। यस, अब आपने हाइपरटोनिक में रखा तो आपको पता है बेटा कि और वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो अब जीवद्रव्य थोड़ा और सिकुड़ेगा। अब जीवद्रव्य तो सिकुड़ेगा, भित्ति और संकुचित हो नहीं सकती क्योंकि वो दृढ़ होती है, तो फिर कोणों से पृथक हो जाएगा वो। और कोणों से पृथक होने का मतलब ही क्या है, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस है ना बेटा, यानी प्रारंभिक या प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन।
तो प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन हो गया। यस बेटा, और प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन में कोणों से पृथक हो गया, टीपी क्या हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव ऋणात्मक हो गया टीपी। यस, अब उस भित्ति और झिल्ली के बीच अतिपराश्री विलयन जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि भित्ति तो पारगम्य है ना, तो यहाँ प्लाज्मोलाइसिस से सिद्ध होता है कि भित्ति पारगम्य है, विलय और विलायक दोनों को जाने दे रही है, वरना भित्ति और झिल्ली के बीच अतिपराश्री विलयन नहीं भरता। यस बेटा, ये लो जी। हाँ, तो ये आपका हो गया, ये पहली स्टेज हो गई लिमिटिंग, और ये आपकी दूसरी स्टेज हो गई इंसिपिएंट। फिर भी आपने उसको किस में रखा, हाइपरटोनिक में ही रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही रखा आपने, हाइपरटोनिक में रखा। तो अब जल की और हानि हुई, जल की हानि हुई, जीवद्रव्य और सिकुड़ा, और जीवद्रव्य सिकुड़ा तो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन, क्योंकि अब जीवद्रव्य बिल्कुल सिकुड़कर गेंद के आकार का हो गया, गोलाकार हो गया, और भित्ति और झिल्ली के बीच अच्छा स्पेस हो गया, और टीपी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, नेगेटिव, टीपी बहुत ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक हो गया ऋणात्मक। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये तीसरी स्टेज हो गई। अब आप तो मान ही नहीं रहे हो भाई। यस बेटा, भाई यहां तक तो ठीक था, जहां तक आपका क्या हुआ, एविडेंट, और एविडेंट होते ही वो सेल प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई, अच्छे से पूरा आपको स्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन दिख रहा है, प्रत्यक्ष। यस बेटा, सिकुड़ गया, गोलाकार हो गया। अब कह रही है सेल की मान जाओ भाई, अब तुम तो नहीं माने कि हाइपरटोनिक में रखेंगे हम, तो नहीं माने तुम्हारी जिद, तो सेल कहती है कि जान ही लोगे क्या, मार के छोड़ोगे क्या। अगर आप अब भी नहीं माने तो यहां दो कंडीशन बन सकती है, यहां बेटा दो कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है, दो, ध्यान से सुनना, कि अब अगर इस कोशिका को आपने आगे भी हाइपरटोनिक में ही रखा, किस सॉल्यूशन में रखा बेटा, हाइपरटोनिक में ही रखा आपने, माने ही नहीं आप। यस, और आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही उसको आगे रखा, ध्यान से सुनना, और आप अगर उसको हाइपरटोनिक में ही रखते हैं, हाइपरटोनिक में ही रखते हैं, तो फिर तो आप जानते हो और जल की हानि होकर बचेगा नहीं कुछ, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस होकर, परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस होकर उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ, अगर आपने उसको हाइपरटोनिक में रखा तो, प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन के बाद, स्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन के बाद। और अगर आपने उसको वापस से हाइपोटोनिक या शुद्ध जल में रख दिया, अल्पराश्री या फिर प्योर वाटर में रख दिया, तो बेटा देखो कि वो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइसिस, विजीवद्रव्य कुंचन, डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, विजीवद्रव्य कुंचन। तो यहां के बाद सेल कहेगी कि भाई अब मान जाओ, अब जान ही लोगे क्या, लेकिन तुम नहीं माने, आपने हाइपरटोनिक में रखा कंटिन्यू, फिर भी तो उस हाइपरटोनिक में थी वो, तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस होकर डेथ। और अगर आपने उसको हाइपोटोनिक में रख दिया तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। बात को समझ, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीवद्रव्य कुंचन से सेल की लिविंगनेस का पता लगता है कि सेल में जब तक डीप्लाज्मोलाइसिस की पावर है, यानी प्लाज्मोलाइसिस हो गया, लेकिन जब तक सेल को आप शुद्ध जल में रखते हो और सेल अपनी सेप वापस ले सकती है, डीप्लाज्मोलाइसिस कर सकती है, तो वो लिविंग है। और उसमें फिर डीप्लाज्मोलाइसिस करने की क्षमता नहीं रही, जैसे परमानेंट डेथ हो गई, तो वो फिर मृत्यु होगी ना उसकी, लिविंग नहीं है। इसलिए प्लाज्मोलाइसिस से सेल की लिविंगनेस का पता लगाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझ रहे हैं। तो यही तो आपकी स्टेजेज हुई। अरे बोलो, बात यही तो हुई ना, क्लियर है। यस बेटा, अब देखिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस के महत्व क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके सिग्निफिकेंस।
तो बेटा देखिए कि जीवद्रव्य कुंचन के जो महत्व हैं यानी इसके सिग्निफिकेंस हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए कि जीवद्रव्य कुंचन के क्या महत्व हैं कि जो अवांछित फसलों के साथ जो अवांछित खरपतवार या तो खरपतवार अवांछित, तो आप जानते हैं फसलों के साथ पहले पुरानी विधि में ये यूज करते थे कि जैसे खरपतवारों को उखाड़ देते थे और खरपतवारों की जड़ों के ऊपर नमक डाल देते थे तो बाहर अतिपराश्री विलीन हो गया ना, तो वो जल उनकी कोशिकाओं से, जड़ की कोशिकाओं जल की हानि होती थी और खरपतवार की मृत्यु हो जाती थी। यस, तो अवांछित खरपतवार, ऐसे ही बैक्टीरिया, फंगस, तो देखो अवांछित खरपतवार, बैक्टीरिया, फंगस का उन्मूलन मतलब एलिमिनेशन, इनसे छुटकारा। यस बेटा, तो आप ध्यान दें कि भी इनसे छुटकारा, जैसे ध्यान दो अचार खराब नहीं हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल देते हैं, नमक की सांद्रता ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया वहां वृद्धि नहीं कर पाते हैं और बैक्टीरिया की प्लाज्मोलाइसिस से मृत्यु हो जाती है, खराब नहीं होते कई देर तक। ऐसे अचार, मुरब्बे, इसके अलावा जो जैम जेली होती है, जैम जेली, उसमें शर्करा का, चीनी का इतना सांद्र विलीन होता है कि कोई भी कोशिका, भित्ति वाली कोशिका वहां वृद्धि नहीं कर पाएगी क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आप तो सीधा समझे अवांछित खरपतवार, बैक्टीरिया, फंगस का उन्मूलन। यस, लेकिन ये तो पुरानी बातें हुई। अच्छा, नेक्स्ट बात आप देखिए, इस प्लाज्मोलाइसिस से सेल वॉल की पारगम्यता को प्रूव किया जा सकता है, पारगम्यता को प्रूव किया जा सकता है। यानी बेटा 100% सेल वॉल पारगम्य, क्यों? जब जीवद्रव्य सिकुड़ गया था और भित्ति से अलग हो गया था, फिर वहां जगह मिलते ही भित्ति और झिल्ली के बीच में क्या गया था, अतिपराश्री विलयन। इसका मतलब वो तभी आ सकता है जब विलय और विलायक दोनों के लिए पारगम्य हो और सेल वॉल ही होती है पूर्ण पारगम्य। बोलो, तो सेल वॉल की पारगम्यता को यहीं से प्रूव किया था, किससे बेटा? प्लाज्मोलाइसिस से। यस, और फिर अपन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां, यस बेटा, क्या बात कहते हैं कि भाई जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में, यहां कहते हैं कि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में, ये अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो अंदर पूछे वो गलत, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वह कोशिका झिल्ली के मध्य है ना बेटा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य, या अपन ऐसे कहें कि संकुचित जीवद्रव्य के मध्य, यानी सेल वॉल और संकुचित जीवद्रव्य के मध्य हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अतिपराश्री विलयन भर जाता है। यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे नहीं समझे ये बात आपकी। अच्छा, फिर अगली बात क्या है कि इससे का और क्या इंपॉर्टेंस है, किसका? जीवद्रव्य कुंचन का। सेल की लिविंगनेस का पता लगाया जा सकता है भाई कि कब तक वो जीवित है या नहीं है। बात को समझे, सेल की लिविंगनेस का पता लगाया जा सकता है। क्लियर बेटा, सेल की लिविंगनेस का पता लगाया सकता है। देखो, जब तक मान लो उसमें जीवद्रव्य कुंचन हो गया और जीवद्रव्य कुंचित कोशिका फिर वापस तुम अल्पराश्री या शुद्ध जल में रखो तो वापस अपनी आकृति को लेने की क्षमता हो, यानी डीप्लाज्मोलाइसिस होने की क्षमता हो, तब तक तो जीवित है। और मान लो आपने उसको पूरा प्लाज्मोलाइसिस हो गया और फिर भी हाइपरटोनिक में है, उसकी डेथ हो गई, एविडेंट के बाद डेथ होगी परमानेंट होकर, परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस होकर, तो फिर इसका मतलब वो सेल मृत्यु हो गया, नहीं इसका मतलब वो वापस डीप प्लाज्मोलाइसिस नहीं कर सकती। तो ये आप जानते हो कि सेल की लिविंगनेस का पता लगाया जा सकता है बेटा। और अगला आपका है ओपी का मापन, सेल की ओपी का मापन। तो देखो, जीवित तंत्र में, अपने जैविक तंत्र में वहां बताया था ओपी के मापन के तरीके बताए थे। तो नॉन बायोलॉजिकल में तो आपको ओपी बराबर एमआरटी, लेकिन यहाँ ओपी का मापन जीवद्रव्य कुंचित कोशिका से होगा। कैसे?
जैसे कोशिका में थोड़ा सा जल था, टीपी पॉजिटिव था तो धक्का दे रहा था, फिर टीपी 0 हो गया तो सलत हो गई। तो वहां टीपी 0 था तो फिर सेल को कितनी मांग थी जल की, वो ओपी है। सेल की जो जल की मांग थी वो क्या है, ओपी। तो ओपी का मापन किया जा सकता है। यस बेटा, पराशरण दाब का मापन किया जा सकता है। तो ये सारे बेटा देखो किसके सिग्निफिकेंस हो गए, किसके बेटा, प्लाज्मोलाइसिस के। यस बेटा, क्लियर है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अपन अगला टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डीपीडी, डिफ्यूजन डिफेक्ट। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिएगा डीपीडी। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीपीडी। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब बेटा क्या, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, एसपी, सकन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, चूषण दाब, चूषण दाब। अब देखिएगा बेटा कि यहां पर जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है, ये टर्म किसने दी, मेयर ने। तो बेटा यह टर्म मेयर ने दी, मेयर ने दी। यस बेटा, और सकन प्रेशर, ये चूषण दाब, यह टर्म रेनर ने दी। किसने दी बेटा, रेनर ने। यस बेटा, अब देखिएगा कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट होता क्या है, विसरण दाब न्यूनता होता क्या है। तो बेटा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझ रहे हो आप। तो देखो एकदम प्योर वाटर, शुद्ध विलायक, तो अपन लिखेंगे कि शुद्ध विलायक, एकदम प्योर वाटर, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल, आशुद्ध जल, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विलय नहीं हो, 100% प्योर वाटर। तो शुद्ध विलायक तथा विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक विलायक के बीच, भाई विलय में भी मेन तो विलायक ही होगा और थोड़ा बहुत क्या होगा, विलय होगा। तो आपने लिखा शुद्ध विलायक तथा विलय में उपस्थित विलायक के बीच जो विसरण दाब का अंतर होता है, के बीच विसरण दाब के अंतर को, विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डीपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डीपीडी। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट कि शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल तथा विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक के बीच विसरण दाब के अंतर को अपन कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। यस बेटा, या फिर देखो अपन इसको ऐसे कहें क्या कि भाई इसे कोशिका के लिए, कोशिका के लिए अगर अपन बंद तंत्र, अगर प्लांट सेल के लिए बात करें तो इसे कोशिका के लिए जल की मांग भी कहते हैं। यस, यानी कितना जल कोशिका को डिमांड है, कितना जल कोशिका चूस सकती है, तभी तो आपने बोला ना चूषण दाब, तो इसे कोशिका के लिए जल की मांग भी कहते हैं। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और नेक्स्ट अपन कहें कि देखो बेटा नेक्स्ट यहां पर भाई अगर अपन बात करें कि सामान्य समान वायुमंडलीय दाब पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है, तो बेटा अपन कहेंगे कि भी समान वायुमंडलीय दाब पर यह समान वायुमंडलीय
दाब पर विलायक तथा विलयन में उपस्थित विलायक, एक तो शुद्ध विलायक, अपने यहां लिख देंगे बेटा शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक तथा विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक के विसरण दाब के मध्य का विसरण दाब का अंतर है, के मध्य का विसरण दाब का अंतर है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या है, डीपीडी। क्या है बेटा जी, डीपीडी। यस बेटा, और तुम जानते हो बेटा कि प्रत्येक द्रव का यानी विशिष्ट द्रव का विशिष्ट विसरण दाब होता है। मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो प्रत्येक द्रव का विसरण दाब विशिष्ट होता है, प्रत्येक द्रव का विसरण दाब विशिष्ट होता है। यस बेटा, और शुद्ध विलायक जो जल होता है उसका विसरण दाब अधिकतम होता है। यस बेटा, अपन कहेंगे कि शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल का विसरण दाब डीपी अधिकतम होता है। भाई एकदम प्योर वाटर हो तो अधिकतम ही होगा। बात को समझ रहे हैं? अब बेटा देखो इजी वे में समझे, मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम बना दिया था और उसी के थ्रू मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि बहुत ही इजी वे के अंदर मैं बेटा आपको समझा रहा हूं। और पहले मैंने आपके सामने क्या डायग्राम बनाया था, तो देखिएगा मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया था वो ये बनाया था बेटा कि देखो आपने किस किस के बीच पढ़ रहे हो, शुद्ध विलायक, शुद्ध जल और विलयन के बीच। तो आपने देखो मान लो बेटा कि ये दो चैम्बर ले लिए यहां पे, यस, ये दो चैम्बर ले लिया आपने या दो बीकर ले लिए, चाहे इनको अलग अलग ले सकते हो। और वहां तो अपन ने परासरण पढ़ा था तो अर्धपारगमी झिल्ली से पृथक किया था, बाकी आप अलग अलग ले सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री में विलयन के फेवर में बता सकते हैं। तो देखो एक तरफ आपका 100% प्योर वाटर है, एकदम शुद्ध जल, ये लो जी शुद्ध जल, प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर। यस बेटा, दूसरी तरफ आपने विलयन बना लिया। तो विलयन कैसे बनता है, जब विलायक में आप विले सोल्यूट मिला देते हो, विले बना देते हो। यस बेटा, तो देखिए बेटा कि ये आपने बिल्कुल शुद्ध जल है, शुद्ध जल, प्योर वाटर, विलायक, केवल विलायक है और प्योर वाटर है। और ये आप जानते हैं कि कुछ इसमें आपने विले मिला दिया, विले के कण डाल दिए, विले के कण डाल दिए, ये सोल्यूट डाल दिया आपने। यस बेटा, तो विले के कण डालते ही ये आपके पास में क्या हो गया, विलयन। लेकिन थोड़ा ही तो सोल्यूट डाला, इसमें भी तो जल है ना। तो आपने क्या कहा कि शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल तथा विलयन में उपस्थित जल के विसरण दाब के अंतर को, विसरण दाब के अंतर को आप क्या कहते हैं बेटा, डीपीडी। क्या कहते हैं बताओ, डीपीडी, है ना। यानी शुद्ध जल और विलयन में उपस्थित विलायक के दाब के अंतर को। अच्छा सुने बेटा, आपने यहां क्या कहा था कि भाई शुद्ध जल है तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, अधिक गति होगी उसकी, अधिक गति है तो अधिक विसरण दाब है, अधिक विसरण दाब। यस बेटा, यानी उसका डीपी हाई है। यस बेटा, अब विलयन है तो विलयन में क्या है, विले, तो विले के कारण, विले के कारण जो विलायक अणु जल के अणु हैं तो विले के कारण कम गति, कम गति तो कम विसरण दाब।
यस बेटा, कम विसरण दाब। क्लियर। अब माना अपन ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो 10 एटमॉस्फेयर, इधर का डीपी कितना है 10 एटमॉस्फेयर था, ये प्रेशर यानी डीपी इतना 10 था, लेकिन आपने इधर जैसे सोल्यूट डाला, सोल्यूट, तो ये ए चैम्बर हो गया, ये बी चैम्बर है, जैसे आपने विले डाला तो विले से कारण गति कम हुई, कम विसरण दाब हुआ, तो मान लो इधर का डीपी कितना हो गया 5। अब सुने, इधर 10 और इधर 5, ये 5 किसके कारण हुआ, विले के कारण हुआ, विले के कारण तो कमी आई ना। यस, तो ये जो डीपी का अंतर है, डीपी का अंतर तो 10 से कितना हो गया 5, तो 10 - 5 बराबर 5, वो आ गई डीपीडी। जो डीपी का अंतर है वही तो क्या आ गई बेटा, डीपीडी आ गई। अच्छा, और आपने क्या कहा था कि शुद्ध जल होता ना, शुद्ध जल, उसका परासरण दाब ओपी 0 होता है, 0, और विलयन का परासरण दाब विलय के कारण होता है, जितना विलय मिला तो उतना परासरण दाब बढ़ता जाएगा। तो आपने कहा था कि परासरण दाब का मापन आप कैसे करें, कि अब जल इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो आप बाहर से एक वैल्यू, प्रेशर की एक वैल्यू लगाएं, और प्रेशर की वैल्यू लगाते लगाते प्रेशर के उतने मान के बराबर, यानी प्रेशर की वो वैल्यू जब जल का प्रवेश इधर रुक जाए तो वही तो परासरण दाब था। और आपने ये तो कहा था कि विसरण दाब के अंतर को ही तो परासरण दाब कहते हैं। जैसे इसका ओपी 0 हो जाएगा, लेकिन इधर का ओपी 10 - 5 यानी अंतर कितना आया 5 का, तो इधर का ओपी कितना हो जाएगा 5। किसके कारण है, विसरण, इस विलय के कारण। किसके कारण बेटा, विलय के कारण। बात को समझे या नहीं समझे। इसलिए जब अपन केमिस्ट्री के अंदर, जब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे डीपीडी, यस बेटा, तो केमिस्ट्री के अंदर अपन डीपीडी पढ़ेंगे, या अपन मुक्त विलयन, केवल एक विलयन की बात करें, चाहे वो पादप में जो वेसल होती है ना, वेसल जो वाहिका होती है, निर्जीव होती है, तो वहां फ्री होता है विलयन, है ना, फ्री, वहां जीवित तंत्र नहीं है ना बेटा। तो अगर अपन बात बेटा की फ्री विलयन, केमिस्ट्री में अपन मुक्त विलयन की बात करें, तो मुक्त विलयन के लिए तो फॉर्मूला यही होगा, मुक्त विलयन में तो डीपीडी बराबर क्या, ओपी। डीपीडी बराबर क्या, ओपी, क्योंकि विसरण दाब के अंतर को ही तो आप ओपी कह रहे थे, तो ये डीपीडी क्या, विसरण दाब का अंतर, ये डीपीडी बराबर क्या, ओपी। यस बेटा, बोलो भाई, क्लियर। अब मेरे बेटा वहां पर आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक बंद तंत्र यानी पादप कोशिका के लिए, एक जीवित कोशिका पादप कोशिका के लिए डीपीडी क्या होगा। तो पादप कोशिका के लिए डीपीडी का फॉर्मूला तुम क्या पढ़ोगे, बंद तंत्र के लिए। यस बेटा, जीवित कोशिका के लिए। तो फिर बेटा आप क्या कहोगे, हाँ तो देखिए बेटा कि ये बंद तंत्र या कोशिका के लिए, पादप कोशिका के लिए वो बंद तंत्र ही है ना बेटा, या जीवित कोशिका के लिए, तो आप कहोगे कि बंद तंत्र या जीवित कोशिका के लिए, जीवित पादप कोशिका के लिए। तो बेटा दिमाग लगाइए आराम से कि वो जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है डीपीडी, डीपीडी, यस बेटा, तो बंद कोशिका मतलब जीवित पादप कोशिका या बंद तंत्र के लिए तो आप जानते हैं कि डीपीडी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपी परासरण दाब, ओपी माइनस टीपी, ये तो बनेगा डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यस बेटा, है ना बेटा, कि देखो कोशिका में भी कोशिका रस है, सेल सैप, तो अपन क्या करते हैं कि शुद्ध जल से सेल सैप की तुलना करते हैं, कोशिका रस की तुलना करते हैं शुद्ध जल से। तो अपन क्या कहते हैं कि शुद्ध जल की तुलना में कोशिका के जल, शुद्ध जल की तुलना में कोशिका के जल की गति या विसरण दाब में कमी, विसरण दाब की कमी या शुद्ध हानि, यह आपकी होती है डीपीडी। डिफेक्ट कितनी कमी हुई तो डीपीडी हो गई, कितनी, ये ओपी, ओपी परासरण दाब किसका गुण है, विलय का गुण है। किसका गुण है बेटा, विलय का।
तो कोशिका में विलेय जितना ज्यादा होगा उसका ओपी उतना ही ज्यादा होगा, है ना बेटा। तो अपन कहते हैं कि कोशिका में उपस्थित विलेय के कारण उस जल की गति या विसरण दाब में कमी, ये वही तो होता है ना विलेय के कारण, विलेय के कारण जो कमी है, तो ये वही तो है ओपी। तो डीपीडी बराबर ओपी, लेकिन कोशिका के लिए टीपी और आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि कभी कभी कोशिका में अतिरिक्त जल हो सकता है, टीपी, ये टीपी तो वापस विसरण दाब को बढ़ाएगा, तो ये विसरण दाब को बढ़ाएगा तो ओपी में से माइनस होगा, ओपी में से माइनस होगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए बंद तंत्र या जीवित पादप कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये फॉर्मूला बन जाता है। यस बेटा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है परफेक्ट फॉर्मूला, है ना, कि अगर अपन शुद्ध जल से कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य में जो जल है, यानी कोशिका रस की तुलना करें, तो उस कोशिका रस के जल में विलेय के कारण कितनी कमी आ गई, प्रेशर की यानी डिफ्यूजन प्रेशर की कितनी कमी आ गई, या विसरण दाब की शुद्ध हानि, तो किसके बराबर है? ओपी। विलेय के कारण तो कमी आई ना वो, ओपी। लेकिन अगर कोशिका में अतिरिक्त जल चला जाए तो वापस बढ़ जाएगा ना डिफ्यूजन प्रेशर, और इस न्यूनता को क्या करेगा? कम करेगा ये टीपी। तो माइनस क्या कर दोगे? टीपी। अगर टीपी होगा तो माइनस कर दोगे। यस बेटा, तो ये फॉर्मूला बन गया डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब सुने मेरे बेटा, ये बंद तंत्र के लिए, जीवित कोशिका के लिए। अब मेरी बात सुने, अब मैं देखो आपको कंडीशन बनाता हूं, ठीक है। कंडीशन बनाता हूं कि सामान्य जो पादप कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मल प्लांट सेल जो होती हैं, वो आप समझ सकते हो कि नॉर्मल प्लांट सेल होती है, सामान्य पादप कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। अपन ने भी बताया था प्लाज्मोलाइसिस में कि वो स्फीत होती है, सामान्य स्फीत, आंशिक स्फीत होती है ना। तो आप क्या कहोगे कि सामान्य पादप कोशिका, अब देखो मैं सारी स्थितियां निकाल देता हूं। नॉर्मल सेल, यहां लिख देता हूं नॉर्मल सेल, नॉर्मल प्लांट सेल, सामान्य पादप कोशिका। तो सामान्य पादप कोशिका आपने पढ़ी थी, है ना। तो वो क्या होती है बेटा? पार्शियली टर्जिड होती है। पार्शियली टर्जिड मतलब सामान्य स्फीत, सामान्य स्फीत। तो थोड़ा सा टीपी उसका पॉजिटिव होता है, लेकिन आप जानते हो ना टीपी सामान्य ओपी से कम ही होता है। ज्यादा से ज्यादा इसको औकात है कि ओपी के बराबर हो जाए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ध्यान दो, कोशिका के अंदर कोशिका रस में जो विलेय के कारण उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई है, यानी जो उस कोशिका का ओपी है ना, तो अब वो बाहर से कितनी जल की मांग कर सकती है वो उसी पे है। लेकिन बाहर से जल जाते ही उसका टीपी बढ़ेगा, जो उस मांग को कम करेगा, ओपी को कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो बेटा ध्यान दो कि नॉर्मल प्लांट सेल, सामान्य पादप कोशिका पार्शियली टर्जिड, सामान्य स्फीत होती है, टीपी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस सेल के लिए फॉर्मूला लागू होता है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यस, माना कि उस सेल का, जैसे अपन कहें कि ओपी 5 है, इतनी मांग है 5 है, लेकिन टीपी कितना है? 2, तो उसकी जो विसरण दाब न्यूनता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी 5 माइनस 2, तो कितनी आ जाएगा? 3। यस बेटा, ये आ जाएगा ना। अच्छा सुनो, लेकिन देखो फिर आपने इससे कंडीशन आप बनाओगे, इसी से आप सारी कंडीशन बना दोगे। और कंडीशन क्या बनाओगे आप? कंडीशन एक आप बनाओगे, आपने जो सामान्य स्फीत कोशिका थी, या ये जो आंशिक स्फीत थी पार्शियली टर्जिड, इसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। किसमें रख दिया? हाइपोटोनिक में, अल्पराश्री में रखा। अच्छा सुनो, अल्पराश्री में रखोगे तो बताओ जल किधर जाएगा कोशिका के अंदर? हाइपोटोनिक में। या शुद्ध जल में रख दोगे तो बताओ जल किधर जाएगा कोशिका के अंदर? और जाता जाएगा तो टीपी बढ़ता जाएगा, और टीपी बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? लास्ट कहां तक हो सकता है? ओपी के बराबर हो सकता है। तो वो कोशिका पूरी फूल जाएगी, और वो कोशिका हो जाएगी फुली टर्जिड। फुली टर्जिड यानी पूरी फूल गई, पूर्ण स्फीत। अब कोशिका पूर्ण स्फीत हो गई बेटा, तो आप जानते हो वहां क्या हो गया कि वो टीपी बढ़कर
ओपी के बराबर हो गया। अगर टीपी ओपी के बराबर हो जाए तो डीपीडी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी करते हो ना। अगर ओपी मान लो 5 है और टीपी 2 था, लेकिन पानी अंदर जाता गया जाता गया जाता गया, टीपी बढ़कर टीपी भी कितना हो गया? 5, तो 5 माइनस 5 डीपीडी कितनी होगी? 0, क्योंकि अब उस कोशिका को जल की मांग है ही नहीं। अब उस कोशिका में और बाहर विलायक में और कोशिका के अंदर के जल में अंतर ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना संप्रासरी हो गए, यानी जितना जल अंदर उतना ही बाहर, नेट मूवमेंट 0। नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी? 0, तो डीपीडी कितनी होगी? 0। ठीक है बेटा, लेकिन दूसरी कंडीशन आपने क्या लगाई? दूसरी कंडीशन आप लगा दी कि आपने उस कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। अतिपराश्री विलयन में रखा था ना आपने, अतिपराश्री विलयन। तो बेटा दिमाग लगाओ कि आपने अतिपराश्री विलयन में रखा था उसको, समझ गए? अतिपराश्री विलयन में रखा था तो उस जल की हानि हो गई थी, उससे जल बाहर हो रहा गया था, तो कोशिका को जल की मांग बढ़ गई थी, जल की हानि हुई, लेकिन शुरू में थोड़ी हानि हुई थी। फ्लैसिड सेल यानी सलत कोशिका, सलत कोशिका, यस बेटा। तो थोड़ी हानि हुई थी, तो वो टीपी कितना हो गया था? 0। अब टीपी 0 हो गया तो डीपीडी बराबर क्या रहा? केवल ओपी। ये ओपी का मापन हो गया। डीपीडी बराबर क्या हुआ बेटा? ओपी। 5 है और टीपी क्या हो गया? 0 हो गया, पानी की हानि हो गई, तो डीपीडी बराबर ओपी, यानी सीधा यहाँ 5, डीपीडी बराबर ओपी हो गया। बोलो बोलो, सलत कोशिका जिसका टीपी क्या था? 0, तो डीपीडी बराबर क्या हो गया? ओपी। अब सुने मेरी बात, आपने फिर भी उस कोशिका को किस में रखा? आपने फिर भी उसको किस में रखा? हाइपरटोनिक में। तो आपने कहा था ना, जब लगातार अगर आप हाइपरटोनिक में रखते हो, अतिपराश्री विलयन में रखते हो, तो जीवद्रव्य कुंचन हो जाता है। तो वो सेल क्या हो गई? प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड यानी जीवद्रव्य कुंचन। और जीवद्रव्य कुंचन कोशिका हो गई तो तुम ही दिमाग लगाओ कि जो अतिरिक्त पानी तो दूर की बात है, जो कोशिका में पानी था वो भी खत्म हो गया, तो जीवद्रव्य कुंचन हो गया। तो दिमाग लगाओ उसका टीपी बहुत ज्यादा क्या हो गया? नेगेटिव। टीपी नेगेटिव हो गया। फॉर्मूले में रखो आप, डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस का टीपी, तो प्लस हो जाएगा ना, तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी। बताओ, तो देखो सामान्यतः तो ओपी से डीपीडी कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे डीपीडी ओपी के बराबर हो सकती है। लेकिन यहाँ देखो डीपीडी ज्यादा होगी। डीपीडी ज्यादा होगी किससे? ओपी से, क्योंकि प्लस टीपी जुड़ गया, उसके अंदर माइनस का था ना, इसलिए जुड़ गया। इसलिए बेटा सर्वाधिक जल की मांग किसको होती है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल को। अरे बेटा इधर ध्यान दो, अगर तुम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को शुद्ध जल में रखोगे तो पहले तो अपनी शेप को लेगी डीप्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य विकुंचन, पहले तो अपनी शेप पे आएगी, लेकिन वापस जो पानी जीवद्रव्य से खत्म हो गया उसको पूरा करेगी, तो सलथ पे आएगी, फिर सलथ में आकर फिर सामान्य में आएगी, सामान्य में आकर फिर फूल सकती है। तो सर्वाधिक जल की जो मांग होती है, सर्वाधिक जो सघन प्रेशर होता है, चूषण दाब होता है, वो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का होता है। किसका होता है? जीवद्रव्य कुंचित। और जीवद्रव्य कुंचित में जो पूर्ण जीवद्रव्य कुंचित हो जाती है उसका सबसे ज्यादा जल की मांग होती है, क्योंकि उसकी डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट सबसे ज्यादा होती है। बोलो हाँ या ना? तो ये मैंने आपको सारी कंडीशन बताई कि नहीं बताई नॉर्मल टर्जिड सेल से? बोलो बेटा यस। तो ये आप जानते हो कि जीवित कोशिका बंध तंत्र के लिए आपकी होगी डीपीडी। अच्छा सुनो, फिर आप कहते हो कि भाई जल की गति किधर से किधर होती है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जल की गति लो डीपीडी से हाई डीपी। अब यहां मत समझ जाना बेटा, अगर वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था, जल की गति हाई डीपी उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं डीपीडी विसरण दाब की न्यूनता, डिफिक्सिट न्यूनता। तो अपन कहते हैं कि अब देखो इसमें जल की गति किधर से किधर होगी? लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर, है ना बेटा? जैसे दिमाग लगाओ, तुम इस पूर्ण स्फीत कोशिका को और जीवद्रव्य कुंचित को जोड़ दो तो इस कोशिका से इसमें जाएगा ना जल, क्योंकि इसका निम्न डीपीडी है और इसका सबसे हाई डीपीडी है। तो जल की गति लो डीपीडी से किधर होती है बेटा?
हाई डीपीडी। यस बेटा, क्यों भाई? जिधर लो डीपीडी है यानी विसरण दाब में न्यूनता कम है, उधर उपलब्ध जल क्या है? अधिक उपलब्ध जल है। अधिक उपलब्ध जल है तो जल की गति ज्यादा है यानी विसरण दाब ज्यादा है, विसरण दाब ज्यादा है। और जिधर हाई डीपीडी है उधर कम उपलब्ध विसरण दाब है, क्योंकि न्यूनता हाई है ना, तो कम उपलब्ध विसरण दाब है, यानी गति क्या है? कम है ना, यानी गति कम है। क्यों बेटा? ध्यान दो, इधर आप जानते हो कि भी अधिक उपलब्ध जल है, विसरण दाब ज्यादा है, तो विलेय कम है, कम विलेय तो ओपी कम है, कम विलेय तो ओपी कम है। और इधर आप जानते हो कि अधिक विलेय से तो ज्यादा न्यूनता होगी ना, डिफ्यूजन प्रेशर में ज्यादा न्यूनता होगी, तो अधिक विलेय है, मतलब ओपी क्या है? ज्यादा है। यस, क्योंकि विलेय का ही तो गुण था ना ओपी, तो आप दिमाग लगाओ कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर पानी जाएगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो जब भी आपको कोई कोशिका जोड़कर ऐसे एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मान लो कि आपको इस रूप में 3-4 कोशिका जोड़ दे, उसके बाद इसका ज्यादा अच्छापन वाटर पोटेंशियल रूप पढ़ाएंगे जो ज्यादा अच्छा होगा। मान लो यहां अपन बात रहे कि 3 कोशिकाओं को आपने जोड़ दिया, ये लो जी, इस कोशिका का ओपी आपने दे दिया 10, टीपी आपने दिया 2। यस बेटा, और इस कोशिका का आपने ओपी कितना दे दिया? मान लो कि 5, और टीपी कितना दिया? 4। और इस कोशिका का ओपी आपने दिया 8 और टीपी आपने दिया कितना? 3। अब डीपीडी निकाल लो, इसकी डीपीडी कितनी आई? ओपी माइनस टीपी, तो इसकी डीपीडी कितनी आई? 8 आई। इसकी डीपीडी कितनी आई? 1, 5 माइनस 4। इसकी डीपीडी कितनी आई? 8 में से 3 गए तो 5। अब देखो लो डीपीडी से, तो इसको इसका नाम दे दो ए, बी और सी। अब दिमाग लगाओ कि सेल बी की सबसे कम डीपीडी है, तो सेल बी से ए में भी जाएगा पानी और किस में जाएगा? सी में भी जाएगा, है ना। बी से तो ए में भी जाएगा और किस में जाएगा? सी में भी, और फिर सी से किस में जाएगा? ए में, है ना। लो डीपीडी से हाई डीपीडी, बताओ। यस बेटा, तो ये आपके सारे फैक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे बेटा वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे जल विभव, वाटर पोटेंशियल।